Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video now we will study the next property of the transition elements, that is ionization enthalpies. ठीक है, so ionization enthalpies जो है वो transition elements में कैसे वेरी करती हैं, ठीक है, तो ये स्टडी करेंगे हम. सो इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व होते हैं. ठीक है, सो मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी. ठीक है, सो वन बाय वन जो है वो डिफरेंट जो है फैक्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे अलोंग विद देयर रीजनिंग. सो सबसे पहले देखो, जनरली जो ट्रेंड है दैट there is a gradual increase in the ionization enthalpies along a transition series. तो अगर मैं पूरे की पूरे periodic table की बात करूँ, खैर मैं ये भी पॉइंट आपको बताती हूँ, पूरे की पूरे periodic table की बात करूँ तो as we move from left to right, so there is a decrease in the sizes. ठीक है, जनरली. ठीक है, अब साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ेगी. ठीक है, लेकिन अब हम ट्रांजिशन सीरीज़ पे आते हैं क्योंकि हम पर्टिकुलरली ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर रहे हैं. चलिए मैं एक बार फिर से आपको प्रेडिक्टेबल दिखा देती हूँ. चलिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं ट्रांजिशन सीरीज़ की. तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो देयर इज़ ए इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पीज, बट देयर इज़ अ यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो चेंज क्या है, देयर इज़ ए स्मॉल वेरिएशन. इंक्रीज तो होती है जैसे हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, इंक्रीज तो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम एस ब्लॉक में, फॉर एग्जांपल अगर हम पोटेशियम से कैल्शियम पे मूव करें तो देयर विल बी इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड देयर विल बी मोर इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी. सिमिलरली पी ब्लॉक की बात करें, ठीक है, सो गैलियम से जब अगर हम जर्मेनियम पे मूव करते हैं, क्योंकि देखो ये एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जितना जो है वो इंक्रीज होगा दैट विल बी मोर. ठीक है, बट यही चीज़ जो है अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स आप ले लो, मतलब ये जो अगर मैं मैंगनीज से आयरन की बात करूं या क्रोमियम से मैंगनीज की बात करूं, अगर मैं क्रोमियम से मैंगनीज की तरफ मूव करती हूं, देयर विल बी इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी बट देयर विल बी स्मॉल इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं किस पॉइंट की बात कर रही हूँ. ठीक है, सो चलिए अब हम देखते हैं. सो जैसे कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर पोजीशन के साथ बता दिया आपको, सो अगेन इट कैन बी द question of reasoning. So there is a gradual increase in the ionization enthalpies along the transition series from left to right. ठीक है, however you can say small variations they occur. small variations हैं लेकिन जो है क्योंकि साइजेस में जब वेरिएशंस आएंगी, जैसे अगर हमने प्रीवियस वीडियो में साइजेस के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, अगर साइजेस में जैसे वेरिएशन आएगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ वेरिएशन जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पीज में भी आएगी. ठीक है, सो ये जो है एक आपका ये पॉइंट हो गया. देन अब आप देखो जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि there is a increase in the ionization enthalpy but that difference is small. अब देखो the relative difference of ionization enthalpy of any two consecutive d block elements, अभी इस पॉइंट को ही मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये उसका रीज़न है. ठीक है, देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज स्मॉलर एज दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पूरा बता दिया है. सो नाउ सी द रीजनिंग, यहाँ से आप नोट करेंगे रीजनिंग. सो दिस इज बिकॉज दे इन्वॉल्व ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल. सो इनर डी ऑर्बिटल्स यानी कि कौन से डी ऑर्बिटल्स जो फिल होते हैं n-1 के. ठीक है, सो n-1 में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पर जो है ग्रेजुअल फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ड्यू टू विच ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज. ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है. सो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो 1 यूनिट जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में वो भी इंक्रीज होता है. ठीक है, तो दैट इज पार्शली कैंसल्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द इनर डी इलेक्ट्रॉन्स. अब होता क्या है कि जितना जो है न्यूक्लियस का जो यू कैन से न्यूक्लियस का जितना चार्ज जो है बढ़ता है, अट्रैक्शन अपनी तरफ, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उतना जो है वो शील्डिंग इफेक्ट लग जाता है. ठीक है, सो ऑब्वियसली जो है शील्डिंग इफेक्ट इसको न्यूक्लियर चार्ज को इलेक्ट्रॉन पे लगने से उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, सो
कुछ ना कुछ जो है वो न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज़ कैंसल्ड. आई एम नॉट सेड कि प्रॉपरली दैट इज़ कैंसल्ड. नो, इट इज़ somehow it is partially cancelled by the shielding effect provided by the inner d electron. So because of that कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है या जो फील करते हैं, या जितना न्यूक्लियर चार्ज जो आप इफेक्टिव रहने, तो आप न्यूक्लियर चार्ज जो जितना इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं, जितना बढ़ रहा है, उसको जो है वो यू कैन से कि शील्डिंग इफेक्ट उसको कैंसिल करा. तो अब जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए वो कम फील करेंगे. ऑब्वियसली ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि जितना एक्चुअली वो फील कर रहे हैं कि सब कुछ जो है वो जो भी उसके रास्ते में आ रहा है, जैसे शील्डिंग इफेक्ट है, ये सब अब इफेक्टिव है कि जितना वो एक्चुअल में फील कर रहा है. तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि जो है वो पार्शली कैंसिल हो चुका है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से. ठीक. सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज़ ए gradual increase in the ionization enthalpies. ठीक है, in the transition series. So it is not like that of S and P block elements की जिसमें आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है जब हम मूव करते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की, जो कि अभी मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया. ठीक है. सो ये आपका एक सॉर्ट ऑफ मैंने पॉइंट्स में लिखा है, बट सॉर्ट ऑफ आपका कैन बी द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग. सो ये उसका आपका एक्सप्लेनेशन है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम IE1 भी लिखते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द 3D ट्रांजिशन सीरीज इज इरेगुलर बिकॉज ऑफ, अब क्यों इरेगुलर है? ठीक है, पहला जो भी पॉइंट पढ़ा उसमें था वेरिएशन है, बट देयर इज ए स्मॉल वेरिएशन. ठीक है, और उसमें हमने ये भी देखा तो देयर आर स्मॉल वेरिएशंस ऑल्सो. ठीक है, रेगुलर चेंजेस नहीं है. बट अब देखो 3D ट्रांजिशन सीरीज इज इरेगुलर. क्यों इरेगुलर है IE1 की वैल्यूज़? बिकॉज ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करते हैं, सो दैट चेंजेस द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 3D and 4s. So this is important point. So that changes the relative energies of 3D and 4s orbitals. ठीक है. So after the removal of the electron, so there is reorganization of energies accompanying ionization. जब ऑब्वियसली जब एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे, उसके बाद जो रिलेटिव एनर्जीज हैं 3D और 4D ऑर्बिटल्स की, वो अपने आप को रीअरेंज करेंगी. तो रीअरेंज करेंगी तो एनर्जीज में जो भी चेंज आएगा उसका इफेक्ट जो है वो किस पे होगा? आयनाइजेशन पे होगा, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड है? एनर्जीज के ऊपर ही तो डिपेंड है ये आयनाइजेशन. ठीक है. सो दिस रिजल्ट्स इनटू द, अब जो रीऑर्गेनाइजेशन होगी, इसका क्या मतलब है कि क्या कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे? सो दैट रिजल्ट्स इनटू द रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जीज. रीअरेंज होते हैं ना जब इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल से करते तो देयर इज़ ए रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जीज. ठीक है. आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा 11th क्लास में जब हम क्रोमियम और कॉपर के एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते हैं और उनके रीजनिंग पढ़ते हैं, तब आपने ये एक्सचेंज एनर्जीज़ के बारे में पक्का पढ़ा होगा. ठीक है. सो अब मैं इस वाले कॉन्सेप्ट में डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वो जब हम 11th का करेंगे तो तब मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँगी आपको. सो अब मैं ये बस इतना कह रही हूँ कि आपको बस थोड़ा सा हिंट दूँगी कि एक्सचेंज जब अपनी पोजीशंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर इज़ ए रिलीज ऑफ एनर्जी जिसको हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं. ठीक है. सो विच इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. अब एक्सचेंज कैसे होगा? जैसे अगर कितना ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ऑब्वियसली अपनी पोजीशन को दूसरी पोजीशन के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो एक्सचेंज एनर्जीज भी कम होंगी. अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एक्सचेंज ज़्यादा होगा और जो है वो एक्सचेंज एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगी. ठीक है. सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन दैट इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज इन द DN कॉन्फिगरेशन. ठीक है. सो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ S इलेक्ट्रॉन टू D ऑर्बिटल्स. अब D और S की एनर्जीज जो हैं वो आपस में जो हैं क्लोज हैं, दे आर क्लोज इन एनर्जीज. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो S से ईजिली D ऑर्बिटल्स में जा सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट जो एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, और उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ नोन एज एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है. सो दिस इज़ द रीज़न, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि वाई देयर इज़ सम यू कैन से इरेगुलरिटीज़
in the ionization enthalpies of the 3D series. तो because of that कि after the release of electron, so the energies of 3D and 4s orbitals, they reorganize themselves. So how this reorganization of energies happens? So it is because of the exchange energies. ठीक है, so exchange energy किस पे डिपेंड करती है? So that depends upon the number of electrons. So more is the number of electrons in the d orbital, more will be the exchange energies. ठीक है, so ये इसका रीजनिंग होगा. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. इसीलिए मैंने इसको जो है पूरे के पूरे टॉपिक को डिफरेंट सेक्शंस में लिया है, ताकि आप जो है पर्टिकुलर रीजनिंग, हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो रीजनिंग है उसको हम समझ पाएंगे आप क्या चेंज हो रहा है और वो किस रीज़न की वजह से हो रहा है. दैट्स व्हाई. ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, अब मैं IE1 की ही बात कर रहे हैं, 3D सीरीज़ की ही बात कर रहे हैं. तो चलिए क्रोमियम की एग्जांपल ली मैंने. सो IE1 ऑफ क्रोमियम इज़ लोअर बिकॉज देयर इज़ नो चेंज ऑफ डी कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब देखो क्रोमियम की अगर मैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, यहाँ मैंने लिखी रखी है. ठीक है, सो 4s1 है, क्योंकि अदरवाइज इसकी क्या होनी चाहिए थी 3d4 और 4s2. तो दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर. तो इसमें जो है वो s1 है. तो जब क्रोमियम 1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अटेन करेगा, तो इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s हैज़ टू बी रिमूव्ड. ठीक है, सो हेयर इट इज़ रिटन लाइक दिस. तो क्या रह गया पीछे d5. तो क्या अब कोई यहाँ पर क्या है 4s0 है, तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो s का अभी इसके पास नहीं है s ऑर्बिटल में, जो कि 3D में शिफ्ट हो सके और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज, यू कैन से एनर्जीज जो हैं वो एक्सचेंज एनर्जीज और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जीज जो है वो हों. ठीक है, सो देर इज़ नो इलेक्ट्रॉन. सो हेयर लाइक आई हैव रिटन देर इज़ नो चेंज इन द डी कॉन्फ़िगरेशन, कि एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें और वो डी में चला गया. नो, क्योंकि उसके पास है ही नहीं है. एक इलेक्ट्रॉन था वो उसने एक्सपेल कर दिया. ठीक, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. नाउ अब देखो, अब ये कैन बी द क्वेश्चन वाई देर इज़ नो, यू कैन से वाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम दैट इज़ लोअर. एक ये भी ऐसे भी बोल सकते हो. दूसरा बात ये भी है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट अटेन्स द स्टेबल d5 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सो क्या करेगा, एक एटम जो है वो अपने आप को जो भी इसको निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. तो ऑब्वियसली ठीक है, सो एवरीथिंग लीड्स टूवर्ड्स स्टेबिलिटी. तो एवरी स्पीशीज़ वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी. सो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बच सकती है. आप ऐसे भी कह सकते हो. अब दूसरा देखिए, दूसरा केस क्या है. IE1 ऑफ जिंक, दैट इज़ IE1 ऑफ जिंक इज़ हायर because the electron that is lost from 4s level of the stable configuration. अब देखो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4s2 है. अब देखा जाए तो 4s2 भी अपने आप में कंप्लीट है. तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से मतलब एक्सपेल करेंगे, ठीक है, इट मीन्स दैट विल डिस्टर्ब द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो मोर एंड मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सपेल दैट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं. अब दोनों में फ़र्क समझ में आया. सो दोनों को क्लब करके भी क्वेश्चन आ सकता है. IE1 ऑफ क्रोमियम इज़ लोअर वाइल दैट ऑफ जिंक इज़ हायर. वाई? ठीक है, सो इसकी जब भी आयनाइजेशन का क्वेश्चन आता है ना, आपको प्लीज़ डू राइट द कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और रीजनिंग आपको अच्छे से आती है, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो डू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, द रीज़न विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई 4s1 है, 1 निकालो तो फटाफट से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ये फटाफट निकालेगा. जब फटाफट निकालेगा मीनटू से कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम लगेगी. अब IE1 की क्यों हायर है, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे द रीज़न विल बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. क्लियर. सो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है. सो द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल्स दैट इज़ +2. अब लोएस्ट स्टेट की बात करें तो दैट इज़ +2. सो क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ n-1d, ठीक है, 1 to 10 है तो n-2 है. ठीक है, सो ये मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब किस में से एक्सपेल होंगे, पहले s में से. ठीक है, सो जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अटेन होगी दैट विल बी ड्यू टू द रिमूवल ऑफ s इलेक्ट्रॉन.
ठीक. So that's why it is +2. Now to form M2+ ions from the gaseous atom, the sum of फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज दैट इज़ रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हमने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अटेन करनी है. इट विल नेवर हैपन कि मान लीजिए ये कोई मेटल है और मैंने जी इसका डायरेक्ट से ये 2+ बन गया. ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होता. क्या होता है, फर्स्ट ये जो है वो मोनोवेलेंट बनेगा. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होगा, देन देयर विल बी रीअरेंजमेंट ऑफ एनर्जीज, जो कि मैंने आपको बताया. तो फिर उसके बाद M2+ बनेगा एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज सेट. ठीक है, कि IE2 इज़ ऑलवेज हायर. ठीक है, इसके भी अपने रीजंस हैं. ठीक है, चलिए अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम अपने कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं कि ठीक है. सो ये चीज़ मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको कि 2 स्टेप में होगा. IE2 दैट इज़ ऑलवेज हायर ग्रेटर, यहाँ लिख रही हूँ IE2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन IE1. ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है, यू कैन से कि चार्ज, इसके ऊपर चार्ज आ गया. ठीक, और साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर. ठीक, वाई द साइज हो, ये सारे 11th का ही यू कैन से सारे रीजनिंग 11th के हैं, तो मैं उतना आपको बता देती जो हमारे काम का है. ठीक है, सो फिर भी ये कैटायन हो गया, साइज स्मॉल हो गया, चार्ज पर इलेक्ट्रॉन दैट इज इंक्रीजेज. तो मोर विल बी द more and more electrons, they get more and more attracted towards the nucleus. ठीक है, so that's why more energy is required to expel the electron from a univalent cation. So this is the reason that why IE2 is greater than IE1. ठीक है, चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. अगर हम M2+ आयंस की बात करें तो फर्स्ट और ऑब्वियसली सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है वो टोटल सम ही हमें देखना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी जो है वो 2+ आयन अटेन होने में लगती है, प्लस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी देखनी पड़ेगी. पहले क्या है, एटम्स को जो अगर एटम जो है वो किसी लैटिस में है, ठीक है, और उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको हमें एनर्जी दे करके उसको गैशियस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो हमें एक सिंगल एटम मिलेगा और तभी हम उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपेल कर पाएंगे. ठीक, सो ये सारी एनर्जीज का जो सम है वो हमें पता हो तब हम जो है वो गैस लगा सकते हैं कि इसको कितनी एनर्जी चाहिए 2+ स्टेट बनने के लिए. ओके, नाउ unusual high IE2 values are due to attainment of the stable configuration of M2+ आयंस. अब देखो मैंने जैसे अभी स्टेबल Me2+, अब मान लीजिए कॉपर क्रोमियम का केस मैंने लिया था यहाँ पर. ठीक है, अब क्रोमियम में खैर हमने ऊपर भी देखी कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, देखो ये अब टू सेकेंड IE2 निकालनी हमें चाहिए होगी तो D5 को डिस्टर्ब करना पड़ेगा. ठीक है, सेम वे अगर मैं देखूँ कॉपर की मुझे IE2 चाहिए तो मुझे D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे. ठीक है, अगर ये 1 है इनकी है तो अब 2+ बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें से डिस्टर्ब करना पड़ेगा डी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस को. दैट्स वाई सो दीज वैल्यूज दे आर अनयूजुअल हाई वैल्यूज. ठीक है, ड्यू टू अटेनमेंट ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम इनके एग्जांपल लेंगे, सब में स्टेबल नहीं आती हैं, बट सो दैट्स वाई आई सेड ना कि there are some exceptionally increase in the ionization enthalpies. ठीक है, so it is because कि जब हमें डिस्टर्ब करना पड़ता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस को. ठीक, देन लॉस ऑफ विथ कंसिडरेबल लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जीज, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ द वैल्यू फॉर जिंक दैट इज कोरस्पॉन्डिंगली लो. अब जिंक की वैल्यू जो है वो कम क्यों है, एज द आयनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो जिंक की जो है वैल्यू लो है. अब कॉपर और क्रोमियम का केस जो मैंने अभी लिया उनमें क्या था, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस थी. ठीक है, इसमें जो था D5 था और NS1 था. ठीक है, और इसमें जो था कॉपर में D10 था और NS1 था, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो थे वो S में थे. लेकिन जिंक में क्या है, जिंक में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2+ स्टेबल जो है वो स्टेट अटेन कर रहा है. तो जिंक की जो है दैट इज D10
एंड N-1 है और NS2 है। तो अगर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है वो D10 बच रही है, तो बोले वो तो कहेगा भी जाओ फटाफट से, ठीक है, और वो स्टेबल हो जाएगा D10 कॉन्फ़िगरेशन लेकर के। सो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ जिंक इज कॉरस्पॉन्डिंगली लो एज आयनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो विच अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन। सो दोनों को मिला करके क्वेश्चन लाइक आपका ये बन सकता है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम इज हायर व्हाइल दैट ऑफ जिंक इज लोअर। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले डू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, द रीज़न विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। नाउ अब देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE2 इन 3D सीरीज, तो वो मैंने आपको बता दिया है, जबकि देखो जिंक जो है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है, पूरे के पूरे सीरीज में जिंक कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है, बट ड्यू टू द रीज़न विच आई हैव एक्सप्लेन, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द जिंक, क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट फंडा देखते हैं क्या है। चलिए अब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आते हैं। अब तक ट्रेंड इन द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम IE3 भी कहते हैं, ठीक है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय द 4s ऑर्बिटल फैक्टर, क्योंकि अब 4s3 पे आ गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है 4s में से रिमूव हो गए हैं, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, ज़्यादा रीअरेंजमेंट्स या एक्सचेंज एनर्जीज़ का फैक्टर जो है वो यहाँ पर जो है नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही थी IE2 में, ठीक है, IE1 में, IE2 में जो चेंजेस हो रहे थे वो अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एंड शोज़ द ग्रेटर डिफ़िकल्टी ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D5 D10। सो अल्टीमेटली आकर के देखिए, क्यों मैंने आपको बोला था कि डू राइट द कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, आप अपने लिए साइड पे कॉन्फ़िगरेशन लिख ले रीजनिंग से पहले, ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक, तो आपको रीज़न जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब Mn2+ है ना, तो 4s2 इलेक्ट्रॉन जो इसके होंगे वो तो 2 गए, ठीक, अब बचे D5। अब 3+ Mn को 3+ अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो D5 में से लेना पड़ेगा, जो कि हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सेम वे जिंक को D10 में से लेना पड़ेगा, जो कि फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑब्वियसली इनकी क्या होगी, IE3 दैट विल बी वेरी हायर। सो इन जनरल द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर क्वाइट हाई एंड देयर इज अ मार्क ब्रेक बिटवीन द वैल्यूज फॉर Mn2+ एंड 3+। सो वैसे अगर इन जनरल देखा जाए ना, IE1, IE2 और IE3 में आपस में भी कंपैरिजन करें ना, तो ये ऐसे आता है। तो ऑब्वियसली जनरल सी बात है कि IE3 जो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज यू कैन से हायर, तो IE3 जो IE1 और IE2 से ज़्यादा ही होगी। सो उसमें जो है मैंगनीज और जिंक का केस जो मैंने यहाँ बताया वो उनकी और भी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कि वी हैव टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाफ फिल्ड एंड द फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा। अब आई होप कि मैंने पॉइंट्स में लिखा है, सो दैट कि आपको क्लियर कट जो है वो रीजनिंग कैसे आती है और कैसे लिखनी है वो आपको क्लियर हो जाए। नाउ IE1 ऑफ 5D एलिमेंट्स, अब हम 5D एलिमेंट्स की बात करें, आर हायर, IE1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम 5D की बात कर रहे हैं, हायर देन द 3D एंड 4D एलिमेंट्स, वाई कैन बी द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। सो इससे पहले कि हम रीजनिंग एक्सप्लेन करें, तो पहले मैं आपको एज यूजुअल पीरियोडिक टेबल बता दूं कि हम बात क्या कर रहे हैं। देखो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ हो गया, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़, और ये 5D सीरीज़ हो गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि IE1 ऑफ दिस सीरीज़, ठीक है, 5D सीरीज़, दैट इज़ हायर एज कंपेयर टू 3D एंड 4D, ठीक। अब इतनी बार मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया है, आपको ये बार बार चीज़, ये जो है यहाँ पर जो क्या फैक्टर आता है, क्या आता है, फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। सो 5D फिल होने से पहले हमारे पास 14 यूनिट इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ चुका होगा, ठीक है। सो एंड ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द f इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इंक्रीजेज, ऑब्वियसली जब न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेल द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे विल बी टाइटली हेल्ड, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। सो यहाँ से ये पोजीशन आप हमेशा, इसीलिए मैं बार बार आपको प्रेडिक्टेबल दिखाती हूँ ताकि आपको ये रीज़न जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखें हमने क्या लिखा है। सो IE1 of 5D elements that is higher than that of 3D and 4D elements. So this is due to the imperfect shielding of one electron by the another in the same set of 4f orbitals, जो कि मैंने अभी आपको शो कर दिया है। होप कि बताने पीरियोडिक टेबल शो करने से ज़्यादा इजी हो गया है मुझे भी आपको एक्सप्लेन करना, और आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। सो देन दैट ऑफ द शील्डिंग ऑफ 1D electron by the another, ठीक। So thus the nuclear charge increases along the 5D series and there is a fairly increase in the IE1 of 5D elements, clear। So ये सारे हमारे पास फंडास जितने पॉइंट्स थे मैंने सॉर्ट आउट करके आपको वन बाय वन विद रीज़न सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट सी द व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। हमने इतना आयनाइजेशन एंथैल्पीज का पढ़ा, सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रॉपर रीजनिंग हमने एक्सप्लेन की। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स in different oxidation states can be predicted on the values of ionization energies. So that is important कि significance है क्या, कि मैम आपने इतने सारे points हमें बता दिए हैं, but what is the you can say fun of all these points, ये कहाँ यूज़ होंगे। So कोई भी कंपाउंड जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ऑब्वियसली देखो कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए मेटल को तो ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करनी पड़ेगी, 2 3 4 वट एवर। सो ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो अटेन करेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी की कैलकुलेशन से हम ये कंपेयर कर सकते हैं दो कंपाउंड्स को या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कि कौन सा स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा। सो अभी मैं आपको एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर लिखी है, सो उससे मैं आपको समझाती हूँ। So smaller the magnitude of the IE ionization enthalpy of the metal, stable will be the compound in the particular oxidation state। obviously जिसको बनने के लिए, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट को अटेन करने के लिए कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी बनेगी। जल्दी बनेगी मीन्स वो स्टेबल होगी, ठीक है। अब आप इस एग्जांपल से समझो, IE1 और IE2 यानी कि अगर मैं ये दो आयनाइजेशन एंथैल्पीज ले रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अटेन कर पाऊँगी, 2+। सो अगर मैं सम ऑफ 4 एंथैल्पीज ले रही हूँ तो इससे मैं कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अटेन कर पाऊँगी, 4+। क्लियर हो गया। अब देखो मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, निकल और प्लेटिनम। अगर निकल जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है तो ये सारी कैलकुलेशन एनर्जीज की मैंने कर ली है, तो इतनी एनर्जी लगेगी 2.49 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर मोल, और वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन कर लेगा, ठीक है। सेम वे मेरे पास प्लेटिनम है। प्लेटिनम अगर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करना चाहता है तो उसको लगेगी 2.66 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी। अब आप मुझे बताओ कि किस में कम लग रही है एनर्जी, क्या निकल को 2+ अटेन करने में कम लग रही है या प्लेटिनम को। सो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो क्या कह रही है कि निकल 2+ जो है दैट इज़ फॉर्म्ड ईजीली, ठीक है। सो कैन वी से नाउ द निकल 2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्लेटिनम 2, और यू कैन से कंपाउंड प्लेटिनम 2 का मतलब या निकल 2 का मतलब कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इन दैट ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सो अगर अब मैं बात करूं कि निकल 4+ की ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो अटेन करता है तो उसको एनर्जी चाहिए 11.29 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर मोल। लेकिन अगर प्लेटिनम जो है वो 4+ अटेन करना चाहता है तो उसके लिए मुझे सिर्फ एनर्जी चाहिए 9.36 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स पर मोल। सो नाउ तो यू कैन ईजिली टेल कि भाई किस में जो है उस सम टोटल कर लिया है, उसको सॉर्ट आउट करके ये वैल्यूज़ हैं, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है और किस एलिमेंट की ज़्यादा स्टेबल होगी। ऑब्वियसली प्लेटिनम जो है वो 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा एज कंपेयर टू निकल। सो क्या कंक्लूजन हुआ, सो क्या आपको
आपको अगर एनर्जीज दे रखी हों, सो एनर्जीज को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा कंपाउंड किस मेटल का ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ऑब्वियसली यस, ठीक है, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दी है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो निकल 2 कंपाउंड्स, ये जो मैंने अभी समझाया मैंने यहाँ पर रिटर्न में लिख दिया है। निकल 2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 कंपाउंड्स, वाइल प्लेटिनम 4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन द निकल 4 कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास कहाँ से आया कंक्लूजन, उनकी एनर्जीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करके। क्लियर? सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चलिए अब मैं थोड़ा सा ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आपको बता दूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो कुछ ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली बनते हैं। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट इन विच द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स द कंपाउंड। लिख लो यहाँ पर आप लाइन, ट्रांजिशन एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो ट्रांजिशन मेटल जो है वो कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, अब देखो nature of the elements with which the transition metal forms the compound fine. The highest oxidation state found in the compounds with फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई मेटल, हमने देखा होगा कि जो हमने पहले पढ़ा था वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बहुत यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाती है मैंगनीज की। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दे आर ऑलवेज अटेन्ड विथ द वेरी यू कैन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अटेन हो पाती है। सो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, सो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यू कैन गेस कि दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस कंपाउंड्स किस एलिमेंट के साथ बनती है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, अब इसको भी मैं थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन करूँगी कि अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन को ही हम कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों में से जो है ऑक्सीजन दैट स्टेबलाइजेस द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मच बेटर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। ठीक है, सो मोर देन दैट ऑफ इवन फ्लोरीन। सर रीज़न क्या है इसका? अबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद द मेटल एटम। वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना करके मेटल को उस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो है वो स्टेबल कर लेता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी। ठीक है, बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने अटेन कर रही है, और अगर ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है, सो ऑक्सीजन हैज़ द एबिलिटी टू stabilize that oxidation state. So what is the reason? Its reason is that it is able to form multiple bonding with the metal. Okay, then अब देखो ये दो comparisons हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज जो है वो फ्लोरीन के साथ कितनी अटेन कर पाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है कितनी 4 प्लस आएगी मैंगनीज की। ठीक है, वेयर एज द हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा? ठीक है, 214, जिस यहाँ पर हमारे पास 7 प्लस जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अटेन कर पा रहा है। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालनी आती है, नहीं तो आप कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जाकर के आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करने वाला जो लेक्चर है वो आप दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर 14 और 2x देन 7, सो इट इज़ 7 प्लस। क्लियर? देन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इसका। नाउ द नेक्स्ट इज इन 2 and 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स द बॉन्ड्स जो हैं विच आर फॉर्म दे आर मोस्टली आयनिक इन नेचर। ऑन द अदर हैंड in the higher oxidation states the bond becomes कोवलेंट। ठीक है, सो हायर जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, मान लीजिए 2 और 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी जब, तो हम बॉन्ड्स को आयनिक करेक्टर उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, हम मोस्टली उसको आयनिक कंसिडर करते हैं। तो बट जैसे जैसे जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती जाती हैं, यानी कि हायर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है वो कोवलेंट करेक्टर जो है वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, now in the ions such as Cr
MnO4 नेगेटिव MnO4 द बॉन्ड फॉर्म्स आर कोवलेंट इन नेचर, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो काफ़ी हाई है इसमें, ठीक है। देन अब ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, द लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स compounds has ligands capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding. This is very very important, ठीक है। सो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इवन ज़ीरो, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस की जो एग्जांपल दी है, इवन इसमें जो है वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, ज़ीरो। सो कार्बोनिल के साथ जो कंपाउंड, आई होप कि आपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर अच्छे से किया होगा। जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन करवा रही थी तो उसमें मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग का भी एक वीडियो है, उसमें जो उस लेक्चर में मैंने आपको कार्बोनिल की बॉन्डिंग जो है वो मेटल के साथ कैसे बनती है वो मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है। नाउ दिस कार्बोनिल जो है दैट इज़ कैपेबल ऑफ, और यू कैन से इट which this is capable of pi acceptor character, or you can say it has pi acceptor character in addition to the sigma, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस बॉन्ड इज एनर्जिक इन नेचर एंड ऑल दैट, ये चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हो, उस वीडियो पे जाकर उस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हो। सो दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल विथ कार्बोनिल, आयरन विथ कार्बोनिल, सब में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, ज़ीरो, ठीक है। सो इस ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ ज़ीरो। सो इसमें मैंने आपको मैक्सिमम सारे जो है पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से, ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।